रिमेम्बर, तो कर्नल क्या होता है? कर्नल सारे जितने भी स्टेबलाइजर्स होते हैं उनका इंटरसेक्शन होता है ना? कर्नल ऑफ ए ग्रुप एक्शन is equal to intersection of gx for every x belonging to A. तो एक्चुअली ये जब हमने इसको लिखा था डेफिनेशन अप्लाई करके इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, तो इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल g in G such that g dot x is equal to x. अगर हम सिर्फ x की बात कर रहे हैं, x को फिक्स करने की, तो ये gx बन जाता है, बट हम सारे x's की बात कर रहे हैं for all the x's in A, तो we write this for every x belonging to A. This is the kernel of a group action. This is the kernel of action of group G on set A. Now we are talking about the group action of B4 group, dihedral group B4 on the set of X vertices. So if we use that notation of for that group, then we get kernel is equal to all those sigma belonging to D4 such that sigma dot I is equal to I for every I belonging to A, and A is nothing but its vertices 1, 2, 3, 4, 4 vertices of square. So it will be sigma belonging to D4 such that sigma dot I is defined like this: sigma of I every I belonging to A. Okay. ठीक है, मतलब वो मेंबर्स हम देख रहे हैं, जी मेंबर्स हैं, तो हम वो मेंबर्स देख रहे हैं जो कि हर एलिमेंट को फिक्स करें। तो हर एलिमेंट को तो कोई भी नहीं फिक्स कर सकता है ना, एक्सेप्ट आइडेंटिटी। तो ये क्या हो जाएगा? इट इज सिंगलटन R0, सिंगलटन E, तो ये फेथफुल हो जाएगा। ठीक है बाबू भी, आपने क्या बताया था? फेथफुल है? यस मैम। हाँ, ऐसे किया था आपने? नो मैम, ऐसे नहीं किया था। कैसे किया था फिर? कोई दूसरा लॉजिक लगाया था क्या? ऐसे ही होगा ये, इसका और तो कोई मेथड नहीं है। ठीक है? यस मैम, ठीक है। ठीक है, आप लोग ये चेक करना, चेक फॉर द फॉलोइंग ग्रुप एक्शन। ये भी ऐसे ही होगा जैसे D4 का किया है ना, तो आप कोई SN ले लेना। SN तो आप जानते हो परम्यूटेशंस का ग्रुप होता है। जो हमारा सेट जिसपे परम्यूटेशंस बना रहे हैं हम, वो है ये। तो SN को ग्रुप मान लेना और ये A हो जाएगा। तो इस एक्शन को आप चेक करना फेथफुलनेस के लिए। ठीक है, तो ये ऐसे ही होगा जैसे कि D4 था। ठीक है, तो आइडेंटिटी आएगा इसका आंसर भी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्बिट्स ऑफ ए ग्रुप एक्शन। आप लोग पढ़ रहे हो साथ साथ या नहीं? आप पढ़ाई करते रहना, क्योंकि मैं आपका एक टेस्ट दूंगी। टेस्ट के लिए ऐसा करेंगे, एक मैं क्विज बना दूंगी, उसमें हर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स एंड चेक बॉक्स, शॉर्ट आंसर, है ना। लॉन्ग आंसर तो अवॉइड करेंगे, शॉर्ट आंसर होगा। तो एक क्विज बना दूंगी और उसका टाइम सेट कर दूंगी हर क्वेश्चन का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में। क्वेश्चन की टाइम लिमिट कर देंगे और फिर आपको सबमिट करना होगा वो, तो आपका असेसमेंट भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, क्विज तो हम बाद में करेंगे, मतलब मैंने आपको बता दिया, अभी मैं टेस्ट जल्दी नहीं लेने वाली, बता दूंगी आपको वेल इन एडवांस।
उससे पहले हम एक दो क्विज में ऐसे दे दूंगी आपको, जस्ट फॉर इंट्रोड्यूसिंग यू हाउ द क्विज इज मेड, है ना, किस तरह से अटेम्प्ट करना है। और ऐसे ही अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए ऐसे चेक करके देखना, तो एक बनाऊंगी क्विज आपके लिए। बताओ किस टॉपिक पे आप लोग चाहते हो, मतलब ऐसे ही उसके मैं जज नहीं करूंगी, वो सिर्फ आप लोग अपने आप को टेस्ट करना, आप लोग के लिए मतलब। तो स्टार्टिंग का दे दूं गैलियन का, ये या फिर ये ग्रुप एक्शंस जो चल रहा है इसी के ऊपर बनाऊंगी क्विज। मैम गैलियन से स्टार्ट करिएगा। गैलियन से, ठीक है। यस मैम। हाँ, गैलियन से स्टार्ट कर देंगे। चलो, अब देखो ऑर्बिट्स में क्या है, ऑर्बिट्स ऑफ ए ग्रुप एक्शन। इसमें जैसे सपोज हमारे पास एक ग्रुप है जी, और वो एक्ट कर रहा है किसी सेट ए पर। लेट जी ग्रुप एक्ट्स ऑन सेट A and X and Y are two elements from A, ठीक है। Then we say X is related to Y, X और Y related हैं, X equal to G dot Y for some G belonging to G. ठीक है, हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया सेट के एलिमेंट्स के बीच में कि कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, मतलब x रिलेटेड टू y, तभी हम कहेंगे। अगर कोई हमें जी मिल जाए सच दैट कि x इज, आप लोग ग्रुप एक्शन भूले तो नहीं हो ना। ग्रुप एक्शन ये होता है कि g क्रॉस a से a में हम मैप करते हैं, क्रॉस a से a में मैपिंग होती है एक्शन। तो यहाँ एलिमेंट g लिया, यहाँ पर a लिया, और होता है g डॉट a पर। ये हम नोटेशन करते हैं, बार बार ये ब्रैकेट लिखना कम्बरसम होता है, इसको कन्वीनियंट बनाने के लिए हम ये सिंपल नोटेशन करते हैं। इसका यही है, दोनों सेम है। जी डॉट ए हम लिखते हैं, जी डॉट ए का कोई y से रिलेटेड होगा, x y होगा, इफ एंड ओनली x इज इक्वल टू जी डॉट और सम g बिलोंगिंग टू g। ये हमने खुद से एक रिलेशनशिप डिफाइन कर दी a के सेट के किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में। Now we will check whether this relationship is symmetric or not, or not, ठीक है ना। First of all we check it this relationship for reflexivity। रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करो, रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, x रिलेटेड टू x होगा या नहीं होगा। तो x को आप ये लिख सकते हो ना, x इज इक्वल टू e डॉट x फॉर आइडेंटिटी e, फॉर आइडेंटिटी e बिलोंगिंग टू ग्रुप g। ये हमने ग्रुप एक्शन की जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो अप्लाई की है यहाँ पर। ग्रुप एक्शन की सेकंड प्रॉपर्टी ही ये है कि ग्रुप एक्शन में e डॉट x ऑलवेज x, ठीक है ना। वो हम यहाँ तो x के लिए हमें e मिल जाता है कि x को हम क्या लिख पाए, e डॉट x, तो x रिलेटेड टू x, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया ये रिलेशनशिप। सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक होगा नहीं होगा।
This is reflexive. सिमेट्री चेक करते हैं, बताओ सिमेट्री होगी पर ट्राई करके देखो। Let x related to y, x is equal to y for some this implies now we take the product with genes both sides. अब ये प्रोडक्ट जो है ना, ये प्रोडक्ट नहीं है, मतलब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ पे ये हमारा ये ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसको हम लिख तो मैपिंग है, तो जीन वर्स से हम दोनों मैपिंग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा जीन वर्स। Now we will apply the second property for group action. G inverse dot G dot Y equal to G inverse G. So this is G inverse G dot Y. Next step क्या होगा? Can you guess? ये E हो जाएगा, बस उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी लगा दो, दिस विल बी Y। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, Y is equal to G inverse dot X. G inverse belongs to G. यहाँ क्या आ गया? Y related to X, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। Thus X related to Y gives us Y related to X. तो चाहे हम लिखें X related to Y, चाहे हम लिखें X related to Y, Y related to X, it doesn't matter because the relationship is symmetric. एक और बचा, इक्विवेलेंस रिलेशन की प्रॉपर्टी होती है ना, वो भी देख लेते हैं होती है या नहीं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में लेट कंसीडर x related to y and y related to z. तो हम देखेंगे कि x related to z है या नहीं। This implies x is equal to e dot y and y is equal to h dot z, जहाँ पर ये g और h दोनों g को बिलोंग करते हैं। ठीक है, this implies x is equal to g dot h, g dot y के प्लेस पे h dot z लिखेंगे। This implies x is equal to gh dot z, i first property of group action. बस हो गया, ये कोई एलिमेंट gh इज सम एलिमेंट ऑफ कैपिटल G, कोई एलिमेंट मिल गया आपको G में, सच दैट कि x इक्वल टू सम एलिमेंट ऑफ G डॉट x रिलेटेड टू z आ गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं gh belongs to G क्लोजर से, thus x is related to z. This implies symmetric transitive also. ठीक है, therefore the relation is an equivalence relation.
All right. Yes, ma'am. ठीक है. चलो अब मैं इसको थोड़ा लिखा देती हूँ, मतलब प्रॉपर लिख देती हूँ लैंग्वेज में. If a group G acts on a set A, if a group G acts on a set A, relation tilde defined on A by x related to y, and only if x is equal to y for some G belonging to G is an equivalence relation. अब इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इक्विवेलेंस क्लास की बात ना की जाए ये तो हो ही नहीं सकता. तो इक्विवेलेंस क्लास की हम बात करेंगे, और जो इक्विवेलेंस क्लास होगी ना, देखते हैं. चलो पहले एक बार खुद से देखते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास क्या है. जैसे अगर हम कोई x एलिमेंट लेते हैं A में, if x belongs to A, then equivalence class of A, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जो x के साथ रिलेटेड हो. x के साथ रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? g डॉट x टाइप के एलिमेंट्स होंगे ना, क्योंकि कोई भी एलिमेंट y है वो x से रिलेटेड होगा अगर y इज इक्वल टू है g डॉट x फॉर सम g इन g. ठीक है ना. तो अब इक्विवेलेंस क्लास में जो भी एलिमेंट्स x के साथ रिलेटेड हैं थ्रू दिस इक्विवेलेंस रिलेशन, सबको हम एक सेट के अंदर लिखेंगे. तो इसमें x भी आ जाएगा, क्योंकि x खुद से भी रिलेटेड है, और बाकी ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे अगर मान लो कि ग्रुप में n एलिमेंट्स हैं g1 g2 gn, तो g1 डॉट x, g2 डॉट x, gn डॉट x सभी आ जाएंगे ना. ये x भी इन्हीं में से होगा क्योंकि ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनमें से कोई एक आइडेंटिटी भी होगा. तो जो इक्विवेलेंस क्लास होगी x की, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो इसी टाइप के होंगे जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनका उनके साथ हम देखेंगे ग्रुप का एलिमेंट और x का जो इमेज है वो जहाँ पे भी मैप हो रहा है, मतलब g1 डॉट x, g2 डॉट x, gn डॉट x, ये सभी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x में आएंगे. तो इसको हम इस फॉर्म में ना लिख के, ये तो कौन सी फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है एक, और एक दूसरी कौन सी फॉर्म होती है, क्या नाम देते हैं जब हम लोग सेट थ्योरी पढ़ते हैं, बहुत बेसिक. तो हम अगर हम एलिमेंट्स को नेम देते हैं, सबके अलग अलग लिखते हैं, और एक होता है वो हम कंडीशन लिखते हैं, तो दोनों को कुछ नाम होता है ना. एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म, और एक होती है
दूसरी क्या होती है? मैम हम्म रोस्टर सेट। ये वॉइस नहीं आ रही है। मैम रोस्टर ROSTER। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो यहाँ हम इसमें वो कंडीशन लिख देते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द एलिमेंट्स, एंड वी can't write exactly if we don't know the of G। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं G डॉट एक्स such that G belongs to G। ठीक है ना? ये इक्विवेलेंस क्लास हो गई X की। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑर्बिट। इट इज कॉल्ड ऑर्बिट ऑफ G containing X। ठीक है, इसको हमने एक नेम दे दिया, नोमेनक्लेचर है ये। इक्विवेलेंस क्लास नहीं बोलेंगे ना कुछ, क्योंकि एक पर्टिकुलर रिलेशन है, तो इसको कुछ हमें उसका कुछ नामकरण करना था, तो इसको हम बोलेंगे ग्रुप एक्शन के लिए जो रिलेशन डिफाइन किया, इसकी जो इक्विवेलेंस क्लास है एक्स की, इसको कहेंगे ऑर्बिट कंटेनिंग एक्स। एंड डिनोटेड बाय OX। ठीक है, ये नोटेशन यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो OX is nothing but collection of all G dot X's where G belongs to G। It is orbit containing X। Okay, so let's calculate orbit for some group action. Let's take some example. Consider the action of a subgroup on G। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इनका क्या यूज होता है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। काफी यूजफुल होती है, इसकी हेल्प से हम काफी थ्योरम्स प्रूव करेंगे। ग्रुप एक्शन की हेल्प से थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे ना, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी, मतलब कॉन्सेप्ट्स आगे जो है, मतलब यूज समझ में आ जाएगा इसका। इसका जो नेम रखा है ना ऑर्बिट, वो भी क्यों रखा है, वो अभी देखते हैं। पहले आप मुझे ये एग्जांपल सॉल्व करके बताना। कंसीडर द एक्शन ऑफ ए सबग्रुप H on G by H cross G to G H dot X equal to HX। ठीक है, मतलब ये भी ग्रुप एक्शन होता है। सब ग्रुप को हम ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे, और जो ग्रुप है उसको हम सेट की तरह ट्रीट करेंगे, तभी वो HX G को बिलोंग करेगा। अगर हम H में मैप करना चाहें, मतलब H को सेट की तरह हम ट्रीट करें, तो ये जरूरी नहीं है ना कि H डॉट एक्स HX जो है वो H को ही बिलोंग करेगा, इसलिए यहाँ पे हम G को सेट की तरह लेते हैं। तो यहाँ पे आप कोई X ले लो G में, और ऑर्बिट निकालो OX। ये हो जाएगा H डॉट X हो जाएगा, such that H belongs to H।
So it will be uh, H dot x is nothing but the HX, the product of HX. मतलब H और X के बीच में ग्रुप का ऑपरेशन है, such that H belongs to H. So it is nothing but HX. This set. ये एक्चुअली कोसेट होता है ना, ये कोसेट आ गया. Orbit is coset in this case. All right. Okay. So let's take another example. हाँ, ऑर्बिट क्यों कहते हैं? ऑर्बिट शायद इसीलिए नाम रखा होगा कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स की ऑर्बिट निकाल रहे हैं ना. तो एक्स ये एलिमेंट है और इसकी ऑर्बिट में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, जी डॉट एक्स. तो एक सपोज जी1 जी2 जीएन ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं. तो जी1 डॉट एक्स, जी2 डॉट एक्स, ठीक है ना. तो जी3 डॉट एक्स, जी4 डॉट एक्स. जैसे एक प्लैनेट होता है और उसके अराउंड रिवॉल्व करता है ना. जैसे मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है. सैटेलाइट जो होती है वो इसके अराउंड रिवॉल्व करता है, उसको कहते हैं हम ऑर्बिट. ये ऑर्बिट है ना, तो उसके साथ रिलेटेड है. तो यहाँ पे जो एक्स है, एक्स के साथ जो रिलेटेड एलिमेंट्स हैं वो ये हैं. तो एक तरह से रिलेटेड है ना, तो वो ऑर्बिट से ये कॉन्सेप्ट वहां से आया है, इसलिए इसको नाम दे दिया ऑर्बिट. रिलेटेड एलिमेंट्स, जैसे ये जो सेंटर में हो गया और बाकी ये सभी रिलेटेड हो गए ना, इस तरह से समझ सकते हैं. ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं. ये अर्थ है और ये मून है, ये रिवॉल्व कर रहा है, बट ये इसी के साथ, इसी के अराउंड ही तो रिवॉल्व करेगा. ये सारे एलिमेंट्स एक्स के साथ ही तो रिलेटेड है, तो एक्स के अराउंड ही रहेंगे ना, इसी ऑर्बिट. ठीक है. ऑर्बिट तो एक खाने वाली भी आती है ना, च्युइंगम, अच्छी लगती है ना. Yes, ma'am. उसका नाम ऑर्बिट क्यों रखा है? मे बी उसके पीछे भी कुछ हिस्ट्री हो. सर्च करके देखना, ऑर्बिट कंपनी का डालना गूगल में, आ जाएगा कुछ इसके बारे में, अगर टाइम मिले तो. अच्छा चलो, यहाँ पे हम एक्शन कंसिडर करेंगे D4 का. D4 का ले लेते हैं हम एक्शन ए पर. ए मतलब वही उसका सेट ऑफ वर्टिसेस है, 1 2 3 4. तो यहाँ पे ऑर्बिट निकालते हैं हम, ऑर्बिट कंटेनिंग 1 निकालते हैं. फाइंड ऑर्बिट कंटेनिंग 1. ठीक है, जैसे OX था तो यहाँ पे O1 निकालेंगे. ठीक है, थोड़ा वर्कआउट करो खुद से, देखो सॉल्व करो, ट्राई करो. मैं आती हूँ अभी 5 मिनट में, है ना, उतने आप लोग सॉल्व करके रखना.
सॉल्व हुआ। मैम वी couldn't see the question. आपने पहले स्क्रीन चेंज कर दिया था। अच्छा ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ। दिस इज द क्वेश्चन। Ma'am, your screen is not visible. ओके ओके, जस्ट अ मिनट। नाउ इट्स विजिबल। Yes, ma'am. दिस इज अ प्रॉब्लम। Are you able to do this? Ma'am, it is same as the set A. It is same as the set A. A. Yes, ma'am. Yes, correct. Babuvi, you are Babuvi? Ma'am, Ritika. Ritika, how did you solve it? Can you explain? Ma'am, O1 is the set G into 1 such that G belongs to D4. Then for D4, if we consider सिग्मा ले D4, लेते हैं, है ना? जो आपने G बोला उसको हम सिग्मा ले लेते हैं। तो सिग्मा डॉट 1 such that sigma belongs to D4. yes, ma'am. ठीक है। Then sigma dot 1 is sigma of 1. एक मिनट, लेट मी राइट। हाँ, सिग्मा डॉट 1 क्या हो जाएगा? Sigma of 1. ठीक है। Yes, ma'am. हाँ मैम तो इसके अंदर वो सब एलिमेंट्स आएंगे जो इनको सिग्मा 1 पर सिग्मा 1 मैप हो रहा है, तो 1 कैन बी मैप्ड टू 2, 3 and 4.
So मैम सिग्मा 1 मतलब कि R0 ऑफ 1 हो जाएगा, Yes, ma'am. जो भी एलिमेंट्स हैं R90 1 हो जाएगा, इस तरह से सारे हो जाएंगे 8 एलिमेंट्स के साथ। हाँ ठीक है। हाँ तो मैम R01 तो होगा इस तरह से, सब एक एलिमेंट्स 1 को 1 पे 2 पे 3 पे या फिर 4 पे मैप करेंगे, तो इसलिए सारा जो 1 2 3 4 सेट है वो कंप्लीट O1 के अंदर आ जाएगा। हाँ वो ही आ जाएगा, 1 2 3 4 ही आ जाएगा पूरा सेट। बिल्कुल ठीक। You remember this fact that sigma A is equal to B if and only if A takes the position of B after motion sigma. अच्छा ठीक है, ये तो हमने O1 कैलकुलेट किया, ऑर्बिट कंटेनिंग 1, ऑर्बिट कंटेनिंग 2, what will it be? Ma'am, it will be the same thing. Orbit containing 2, it will be same 1 2 3 4 A. Similarly O3 and O4 ये भी इक्वल आ जाएंगे, O3 O4 O1 O2 ये सभी इक्वल टू A ही आ जाएंगे, मतलब सारे ऑर्बिट्स यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे सिंगल ऑर्बिट एग्जिस्ट करती है ना। एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, यू शुड रिमेम्बर दिस एग्जांपल, ये एक खास तरह का एग्जांपल है जिसमें हमें सिर्फ सिंगल ऑर्बिट मिलती है। कई बार हो सकता है आपको 2-3 ऑर्बिट्स मिले और जो भी ऑर्बिट्स आपको मिलेंगी ना वो डिसजॉइंट होंगी, क्योंकि वो पार्टीशंस फॉर्म करती है। आपने पढ़ा होगा इक्विवेलेंस रिलेशन में, जो इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं वो पार्टीशन फॉर्म करती है। कोई भी दो ऑर्बिट्स या तो वो सेम होंगी या डिसजॉइंट होंगी, ऐसा नहीं होगा कि कुछ एलिमेंट्स कॉमन है कुछ डिफरेंट है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल है सिंगल ऑर्बिट का, D4 का ग्रुप एक्शन ऑन द सेट ऑफ इट्स वर्टिसेस। It has only one orbit, single orbit. ठीक है, I hope it's clear to all the students. ठीक है, अब ये क्लास का तो टाइम, हाँ नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसी को आगे हम पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी और पढ़ेंगे आगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स ना और एडवांस धीरे धीरे होते चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता है ना, बहुत स्क्रैच से शुरू होता है और आगे मूव करते करते बहुत अच्छी थ्योरी डेवलप हो जाती है, हैवी। ठीक है, आप लोग अटेंडेंस मुझे हर क्लास के बाद अपडेट करके सेंड कर दिया करो ग्रुप में, और ये नोट्स में सेव करके वहीं डाउनलोड कर दूंगी गूगल ड्राइव पर, नहीं गूगल क्लासरूम में। तो आप लोग आपस में शेयर कर लिया करो ग्रुप में, क्योंकि समटाइम्स मैं बहुत बिजी होती हूँ तो ग्रुप में सेंड करना कई बार पॉसिबल हो नहीं पाता है, ठीक है। तो आप लोग ग्रुप में सेंड कर लेना, एवरीथिंग आई विल अपलोड ऑन द गूगल क्लासरूम। और कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गूगल क्लासरूम ही नहीं ज्वाइन किया? एटलीस्ट गूगल क्लासरूम तो सबको ज्वाइन करना चाहिए, अगर कोई है तो उनको बोलो कि वो ज्वाइन कर ले। किसी स्टूडेंट ने बोला था ना कि ज्वाइन नहीं किया है, तो उनको बोलो कि ज्वाइन करो, ज्वाइन करने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अटेंडेंस भेज देना, यहाँ से मैं ले लेती हूँ बट वो अच्छा होता है एक्सेल शीट में। बाकी ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना काफी है, यू कैन लीव। थैंक यू। Thank you, ma'am.